तो क्या हाल है सब लोग का। मस्त है। उम्मीद करते हैं सब मस्त हो। ठीक ना। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले अगले लेक्चर के बारे में, जो कि होगा केमिकल चेंज को लेकर के। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सी बातें कर लेते हैं फिजिकल चेंज के बारे में, क्या क्या होता है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज मैंने बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट हो रहा है या किसी नए सब्सटेंस को नहीं बना रहा है, सिर्फ अपने ही फॉर्म को या अपने ही स्टेट को किसी अनदर स्टेट में कन्वर्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में दो तीन बातें हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज में सब्सटेंस जो ओरिजिनल सब्सटेंस है अपनी प्रॉपर्टी अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, और जितने भी फिजिकल चेंज हैं वो सब के सब रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ठीक ना। रिवर्सिबल नेचर का मतलब ये होता है, या रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि वो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे हमने बताया होगा कि वाटर को जब हम गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, और उसी वेपर को हम चाहें कि वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो हो सकता है। वाटर से हमने वेपर बनाया और वेपर को अगर हम ठंडा कर दें तो वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वाटर से हम कहाँ गए, वेपर में, और वेपर से फिर से हम वाटर में आ सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। मतलब कि ये ओरिजिनल सब्सटेंस पहले कन्वर्ट हुआ, मतलब अपना स्टेट चेंज करके किसी और में कन्वर्ट हुआ, और फिर इसको हमने इसी के ओरिजिनल फॉर्म में ला दिया। ठीक ना। तो ये दोनों डायरेक्शन में चल रहा है रिएक्शन, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये जो नेचर है इसको बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। तो जितने भी फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल नेचर शो करते हैं। ठीक है। इस कुछ बातें बताई गई होंगी कि वाटर को जब हम गर्म करते हैं वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपर को जब ठंडा करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है वाटर में, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। वाटर को जब ठंडा करके हम आइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, और आइस को गर्म करके जब हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसे मेल्टिंग बोलते हैं। ये सारा चीज़ 9th में पढ़ा होगा। ठीक ना। तो ये बेसिक चीज़ है, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंज को लेकर के। केमिकल चेंज में कुछ बातें हैं, जैसे कि ध्यान से देखेंगे सब लोग क्या क्या है बातें। तो केमिकल चेंज में हमने बताया होगा कि जब भी कोई सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो, किसी नई चीज़ को बनाए, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक ना। और जब भी जो हमारा पुराना सब्सटेंस है किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो वो अपनी आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। ठीक ना। और जितने भी केमिकल चेंज हैं वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। इरिवर्सिबल नेचर का मतलब ये होता है कि अगर ये सब्सटेंस अपना फॉर्म चेंज कर लिया या किसी नए सब्सटेंस में चेंज हो गया, तो इस नए सब्सटेंस से वापस हम उसी सब्सटेंस को नहीं बना सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। मतलब फिजिकल मेथड का अप्लाई करके हम अगर इस सब्सटेंस से ये नया सब्सटेंस कोई बनाए हैं तो इस नए सब्सटेंस को वापस हम उसके पुराने सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। ठीक ना। तो क्लियरली माइंड में रखना होगा। तो केमिकल चेंज हम लोग को अगल बगल बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि अगर हम बात करें तो लकड़ी का जलना हो, वुड का बर्निंग हो, पेट्रोल की बर्निंग हो, डीजल की बर्निंग हो, केरोसिन की बर्निंग हो, चाहे कोई चीज़ अगर हम जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो वो सब के सब केमिकल चेंज को शो करते हैं। ठीक ना। क्योंकि जब हम किसी को जलाते हैं, किसी सब्सटेंस को जब जलाते हैं तो जलने के बाद से वो किसी नए चीज़ को बना देता है। तो नया चीज़ क्या बन जाता है, तो ऐश बनता है, CO2 बनता है। ठीक ना। लेकिन अगर हम चाहें कि उस ऐश से फिर से वापस वही चीज़ बना दें जिससे कि हमने जला के बनाया है, तो वो नहीं हो पाता है। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोयले को जलाते हैं, वुड को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, केरोसिन को जलाते हैं, तो हमने ये सब के सब क्या शो करते हैं, केमिकल चेंज को शो करते हैं। हमने इसमें से एक एग्जांपल लिया है बर्निंग ऑफ कोल को। जैसे हमने कोयले को लिया और इसे बर्न किया। बर्न करने का मतलब जब हम उसे जलाएंगे, हीट देंगे, तो हीट देने पे वो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन को लेता है और फिर बर्न होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। ठीक ना। जितने भी कंबस्शन प्रोसेस हैं, जितने भी जलने वाली प्रोसेस हैं, विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक ना। तो ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्शन दिखाया गया हो किसी सब्सटेंस का, तो समझ जाना कि हमने क्या किया वहाँ पे, जलाया है उसको। क्लियर ना।
या उसे बर्न किया है। तो देखो यहाँ पर कोल को अगर हमने बर्न किया या इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो ये कन्वर्ट हो गया CO2 में और कुछ हद तक ऐश बनता है, ठीक ना। तो सारा CO2 ये तो उड़ जाता है, बचता क्या है हमारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ राख बचती है। अगर हम कोयला खूब ज़्यादा जलाना शुरू करें तो देखना कुछ टाइम जब जलाते जलाते जब तुम पूरा ख़त्म कर दोगे तो अगर तुम इतना कोयला लेकर बैठे रहोगे तो तुम्हें राख इतनी सी मिलेगी और सारा का सारा गया कहाँ, और सारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में कन्वर्ट होकर उड़ गया। तो हमने बोला एक चीज़ इरिवर्सिबल नेचर का होता है। तो क्या ये बनी हुई राख, जो राख हमने बनाया या जो जला के हमने पाया है राख, क्या हम इससे फिर से वो कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल नेचर। मतलब कि अगर एक सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए तो उस नए सब्सटेंस से वापस हम पुराने सब्सटेंस में नहीं जा सकते हैं। क्लियर है। अगला हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही का बनना, ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक ना। क्योंकि दूध पहले कोई और सब्सटेंस रहता है और दही जब बन जाता है तो वो एक नया सब्सटेंस हो गया, एक नई चीज़ बन गई। और कभी भी देखना तो हम कभी भी दही से दूध नहीं बना सकते हैं। और अगर हमने रिएक्शन को बैकवर्ड या हम वापस वहीं ना जा पाएँ तो उस तरह कैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल नेचर, ठीक ना। तो अगर हमने मिल्क से कर्ड बनाया तो वापस क्या हम कर्ड से मिल्क में जा पाएंगे? नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब कि ये जो रिएक्शन है इसका नेचर कैसा होगा, इरिवर्सिबल नेचर। और इरिवर्सिबल नेचर किसका होता है, केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज का होता है, ठीक है। अगला है रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना। देखा होगा जब मौसम आ ही रहा है वही वाला, तो जब हम देखते हैं कि कोई पेड़ है जिस पे कि आम लगे हुए हैं, मैंगो लगे हुए हैं, तो पहले वो क्या होता है, बिल्कुल कच्चा होता है, हरा हरा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तब हम बात करें तो एक कच्चे आम में और एक राइपेंड मैंगो की बात करें, पके हुए आम की बात करें, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो कच्चा आम होता है उसका टेस्ट कुछ और होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी कुछ और होती है, ठीक ना। लेकिन एक पका हुआ आम है तो उसको अगर टेस्ट करें तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ होती है, वो स्वीट लगता है, मीठा लगता है। तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ है। और हमने शुरू में बताया था कि कोई सब्सटेंस जब भी कोई नए केमिकल चेंज के थ्रू नए सब्सटेंस को बनाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, ठीक ना। तो जो हमारे पास कच्चा आम था वो क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर दिया और वो एक राइपेंड मैंगो मतलब कि एक पके हुए आम में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। तो ये क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर दिया। अच्छा एक चीज़ और है, ये भी देखो इरिवर्सिबल नेचर शो कर रहा है। क्या हम पके हुए आम से कच्चा आम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? तो इसका मतलब कि ये कैसा हुआ, इरिवर्सिबल नेचर शो कर रहा है, ठीक ना। तो ध्यान रखना है। फिर से कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना। जो खाना बनाने वाली बात है ये भी एक केमिकल चेंज है। जैसे कि हमने क्या किया, चीनी ले लिया या शुगर ले लो, टी ले लो और मिल्क ले लेते हैं और थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं, इन सबको मिक्स करके चाय बना दिया, ठीक है। तो चाय ये क्या है, पकाना है या क्या करना है, कर सकते हो कुकिंग है। तो जब हम चाय बनाते हैं तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके डाल देते हैं बर्तन में और गर्म कर देते हैं, तो कुछ देर बाद हमें क्या मिल जाता है, चाय मिल जाता है। क्या अब हम उस चाय से सारी चीज़ों को अलग अलग बना सकते हैं? तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम फिजिकल मेथड के थ्रू ये नहीं कर सकते हैं, केमिकल मेथड के थ्रू हमें करना पड़ेगा, तब शायद चीज़ें अलग अलग हो पाएँ। तो जब भी हम फिजिकल मेथड के थ्रू किसी सब्सटेंस से उसके ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं जा पाएँ तो इसका मतलब वो कैसा होगा, केमिकल चेंज होगा। ये लाइन थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई होगी, है ना। सुनना फिर से। जैसे कि अगर हमने कहा कि कर्ड से मिल्क में जाना है, तो कर्ड से मिल्क में हम वापस जाना चाहें तो ये फिजिकल मेथड ही फिजिकली ये हम पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड के थ्रू हम यहाँ पे नहीं जा सकते या मिल्क को नहीं बना सकते। तो इसका मतलब यही है कि ये इरिवर्सिबल नेचर है। यही चीज़ यहाँ भी बोला हूँ कि अगर हम कोई फूड बना रहे हैं तो क्या हाल है सब लोग का, मस्त है, उम्मीद करते हैं सब मस्त हो, ठीक ना। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले लेक्चर के बारे में जो कि होगा केमिकल चेंज को लेकर के, ठीक ना।
तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सी बातें कर लेते हैं फिजिकल चेंज के बारे में, क्या क्या होता है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज मैंने बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट हो रहा है या किसी नए सब्सटेंस को नहीं बना रहा है, सिर्फ अपने ही फॉर्म को या अपने ही स्टेट को किसी अनदर स्टेट में कन्वर्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में दो तीन बातें हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज में सब्सटेंस जो ओरिजिनल सब्सटेंस है अपनी प्रॉपर्टी अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, और जितने भी फिजिकल चेंज हैं वो सब के सब रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ठीक ना। रिवर्सिबल नेचर का मतलब ये होता है, या रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि वो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे हमने बताया होगा कि वाटर को जब हम गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, और उसी वेपर को हम चाहें कि वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो हो सकता है। वाटर से हमने वेपर बनाया और वेपर को अगर हम ठंडा कर दें तो वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वाटर से हम कहाँ गए, वेपर में, और वेपर से फिर से हम वाटर रिएक्टर में आ सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। मतलब कि ये ओरिजिनल सब्सटेंस पहले कन्वर्ट हुआ, मतलब अपना स्टेट चेंज करके किसी और में कन्वर्ट हुआ, और फिर इसको हमने इसी के ओरिजिनल फॉर्म में ला दिया। ठीक ना। तो ये दोनों डायरेक्शन में चल रहा है रिएक्शन, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये जो नेचर है इसको बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। तो जितने भी फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल नेचर शो करते हैं। ठीक है, इस कुछ बातें बताई गई होंगी कि वाटर को जब हम गर्म करते हैं वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपर को जब ठंडा करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है वाटर में, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। वाटर को जब ठंडा करके हम आइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, और आइस को गर्म करके जब हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसे मेल्टिंग बोलते हैं। ये सारा चीज़ 9th में पढ़ा होगा। ठीक ना। तो ये बेसिक चीज़ है, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंज को लेकर के। केमिकल चेंज में कुछ बातें हैं, जैसे कि ध्यान से देखेंगे सब लोग क्या क्या है बातें। तो केमिकल चेंज में हमने बताया होगा कि जब भी कोई सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो, किसी नई चीज़ को बनाए, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक ना। और जब भी जो हमारा पुराना सब्सटेंस है किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो वो अपनी आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। ठीक ना। और जितने भी केमिकल चेंज हैं वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। इरिवर्सिबल नेचर का मतलब ये होता है कि अगर ये सब्सटेंस अपना फॉर्म चेंज कर लिया या किसी नए सब्सटेंस में चेंज हो गया, तो इस नए सब्सटेंस से वापस हम उसी सब्सटेंस को नहीं बना सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। मतलब फिजिकल मेथड का अप्लाई करके हम अगर इस सब्सटेंस से ये नया सब्सटेंस कोई बनाए हैं तो इस नए सब्सटेंस को वापस हम उसके पुराने सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। ठीक ना। तो क्लियरली माइंड में रखना होगा। तो केमिकल चेंज हम लोग को अगल बगल बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि अगर हम बात करें तो लकड़ी का जलना हो, वुड का बर्निंग हो, पेट्रोल की बर्निंग हो, डीजल की बर्निंग हो, केरोसिन की बर्निंग हो, चाहे कोई चीज़ अगर हम जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो वो सब के सब केमिकल चेंज को शो करते हैं। ठीक ना। क्योंकि जब हम किसी को जलाते हैं, किसी सब्सटेंस को जब जलाते हैं तो जलने के बाद से वो किसी नए चीज़ को बना देता है। तो नया चीज़ क्या बन जाता है, तो ऐश बनता है, CO2 बनता है। ठीक ना। लेकिन अगर हम चाहें कि उस ऐश से फिर से वापस वही चीज़ बना दें जिससे कि हमने जला के बनाया है, तो वो नहीं हो पाता है। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोयले को जलाते हैं, वुड को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, केरोसिन को जलाते हैं, तो हमने ये सब के सब क्या शो करते हैं, केमिकल चेंज को शो करते हैं। हमने इसमें से एक एग्जांपल लिया है बर्निंग ऑफ कोल को। जैसे हमने कोयले को लिया और इसे बर्न किया। बर्न करने का मतलब जब हम उसे जलाएंगे, हीट देंगे, तो हीट देने पे वो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन को लेता है और फिर बर्न होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। ठीक ना। जितने भी कंबस्शन प्रोसेस हैं, जितने भी जलने वाली प्रोसेस हैं, विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक ना। तो ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्शन दिखाया गया हो किसी सब्सटेंस का, तो समझ जाना कि हमने क्या किया, वहाँ पे जलाया है उसको। क्लियर ना। या उसे बर्न किया है। तो देखो यहाँ पर कोल को अगर हमने बर्न किया या इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो ये कन्वर्ट हो गया CO2 में, और कुछ हद तक ऐश बनता है। ठीक ना। तो सारा CO2 ये तो उड़ जाता है, बचता क्या है हमारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ
राख बचती है। अगर हम कोयला खूब ज़्यादा जलाना शुरू करें तो देखना कुछ टाइम जब जलाते जलाते जब तुम पूरा ख़त्म कर दोगे, तो अगर तुम इतना कोयला लेकर बैठे रहोगे तो तुम्हें राख इतनी सी मिलेगी, और सारा का सारा गया कहाँ, और सारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में कन्वर्ट होकर उड़ गया। तो हमने बोला एक चीज़ इरिवर्सिबल नेचर का होता है। तो क्या ये बनी हुई राख, जो राख हमने बनाया या जो जला के हमने पाया है राख, क्या हम इससे फिर से वो कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल नेचर। मतलब कि अगर एक सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए तो उस नए सब्सटेंस से वापस हम पुराने सब्सटेंस में नहीं जा सकते हैं। क्लियर है। अगला हमारे पास एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही का बनना, ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक ना। क्योंकि दूध पहले कोई और सब्सटेंस रहता है और दही जब बन जाता है तो वो एक नया सब्सटेंस हो गया, एक नई चीज़ बन गई। और कभी भी देखना, तो हम कभी भी दही से दूध नहीं बना सकते हैं। और अगर हमने रिएक्शन को बैकवर्ड या हम वापस वहीं ना जा पाएँ तो उस तरह कैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल नेचर, ठीक ना। तो अगर हमने मिल्क से कर्ड बनाया तो वापस क्या हम कर्ड से मिल्क में जा पाएंगे? नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब कि ये जो रिएक्शन है इसका नेचर कैसा होगा? इरिवर्सिबल नेचर। और इरिवर्सिबल नेचर किसका होता है? केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज? केमिकल चेंज का होता है, ठीक है। अगला है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट का पकना, देखा होगा जब मौसम आ ही रहा है वही वाला, तो जब हम देखते हैं कि कोई पेड़ है जिस पे कि आम लगे हुए हैं, मैंगो लगे हुए हैं, तो पहले वो क्या होता है, बिल्कुल कच्चा होता है, हरा हरा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तब हम बात करें तो एक कच्चे आम में और एक राइपेंड मैंगो की बात करें, पके हुए आम की बात करें, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो कच्चा आम होता है उसका टेस्ट कुछ और होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी कुछ और होती है, ठीक ना। लेकिन एक पका हुआ आम है तो उसको अगर टेस्ट करें तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ होती है, वो स्वीट लगता है, मीठा लगता है। तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ है। और हमने शुरू में बताया था कि कोई सब्सटेंस जब भी कोई नए केमिकल चेंज के थ्रू नए सब्सटेंस को बनाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, ठीक ना। तो जो हमारे पास कच्चा आम था वो क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर दिया और वो एक राइपेंड मैंगो मतलब कि एक पके हुए आम में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। तो ये क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर दिया। अच्छा एक चीज़ और है, ये भी देखो इरिवर्सिबल नेचर शो कर रहा है। क्या हम पके हुए आम से कच्चा आम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? तो इसका मतलब कि ये कैसा हुआ, इरिवर्सिबल नेचर शो कर रहा है, ठीक ना। तो ध्यान रखना है। फिर से है कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना। जो खाना बनाने वाली बात है ये भी एक केमिकल चेंज है। जैसे कि हमने क्या किया, चीनी लिया, चीनी ले लिया या शुगर ले लो, टी ले लो और मिल्क ले लेते हैं और थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं, इन सबको मिक्स करके चाय बना दिया, ठीक है। तो चाय ये क्या है, पकाना है या क्या करना है, कह सकते हो कुकिंग है। तो जब हम चाय बनाते हैं तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके डाल देते हैं बर्तन में और गर्म कर देते हैं, तो कुछ देर बाद हमें क्या मिल जाता है, चाय मिल जाता है। क्या अब हम उस चाय से सारी चीज़ों को अलग अलग बना सकते हैं? तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम फिजिकल मेथड के थ्रू ये नहीं कर सकते हैं, केमिकल मेथड के थ्रू हमें करना पड़ेगा, तब शायद चीज़ें अलग अलग हो पाए। तो जब भी हम फिजिकल मेथड के थ्रू किसी सब्सटेंस से उसके ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं जा पाए तो इसका मतलब वो कैसा होगा, केमिकल चेंज होगा। ये लाइन थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई होगी, है ना। सुनना फिर से। जैसे कि अगर हमने कहा कि कर्ड से मिल्क में जाना है, तो कर्ड से मिल्क में हम वापस जाना चाहें तो ये फिजिकल मेथड ही फिजिकली ये हम पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड के थ्रू हम यहाँ पे नहीं जा सकते या मिल्क को नहीं बना सकते। तो इसका मतलब यही है कि ये इरिवर्सिबल नेचर है। यही चीज़ यहाँ भी बोला हूँ कि अगर हम कोई फूड बना रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं, तो चलो हम लोग आगे बात करते हैं। थोड़ा सा पिछला जो लेक्चर था पीछे छूट गया था, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो पूरा कंटिन्यू नहीं हो पाया है। तो ठीक है, आगे उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड बात करेंगे किसके बारे में। तो पिछले बटन पे हम लोग कर लिए थे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज कर लिए हैं, और अब बात करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हमने शायद फर्स्ट दिन ही बताया था
कि जो केमिकल चेंज है उसी के प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक ना, क्या बोला गया? अगर पूछा जाए केमिकल रिएक्शन क्या है, तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन जो होता है वो किसकी प्रोसेस को बोलते हैं? केमिकल चेंज की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब इसको अगर हम कैसे बोला जा सकता है, थोड़ा सा देखते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कुछ रिएक्शन करें और उसके थ्रू किसी नए सब्सटेंस को बना दें, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। ठीक ना, क्या बोला गया? जब दो सब्सटेंस आपस में कुछ न कुछ रिएक्ट करें, कुछ न कुछ आपस में रिएक्शन करें और इसके थ्रू किसी नई सब्सटेंस को बना दें, तो हम बोलते हैं उसको, इस पूरी प्रोसेस क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि बर्निंग ऑफ कोल, तो जब कोल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CO2 बनता है एंड ऐश बनता है। एक्चुअल में ये ऐश लिखा नहीं जाता है, अगर हम प्योर कोल लेते हैं तो CO2 ही बनता है, लेकिन अगर इसमें इम्प्योरिटी भी है तो ऐश बन जाता है। ठीक ना, इसी तरह से एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को क्या कर रहे हैं? मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं, जलाते हैं। जलाने का मतलब कि अगर हम कहीं भी बोलें कि इस चीज़ को जलाया, उस चीज़ को जलाया, उसको जलाया, किसी भी चीज़ को जलाया मीन्स ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हुआ है। क्लियर ना? तो हमने बोला मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये क्या है? तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट कलर का पाउडर होता है, वाइट पाउडर होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे भी केमिकल चेंज हुआ है। देखें, मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं मीन्स हीट जब देंगे तो ये बर्न होगा और ये किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। क्या ये चीज़ इससे अलग नहीं है? यहाँ पे मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बना। और उन्होंने बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया तो उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज की जो पूरी प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक ना, तो जब भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके किसी नए सब्सटेंस को बनाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि दो ही सब्सटेंस होंगे, दो से ज़्यादा भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक सब्सटेंस है, मैग्नीशियम रिबन, एक ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करे और किसको बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जो कि वाइट पाउडर होता है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? केमिकल रिएक्शन। एक चीज़ और है, तो यहाँ पे हम लोग जानना है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक ना, तो ये कोई बहुत बड़ी सी चीज़ नहीं है जो कि ना आए तुम्हें, बहुत इजी सा है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तो ऐसा सब्सटेंस जो कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए बिल्कुल शुरू में ले रहे हों। जिससे मान लेते हैं हमें कोई चीज़ बनानी है या हम चाहते हैं कि कोई सब्सटेंस है हमारे, मान लेते हैं जैसे कि अगर हम एग्जांपल के फॉर्म में लें, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था चाय बनाने को लेकर के। तो चाय बनना, जो हमने चाय बनाया था, तो उस समय हमने बताया था कि चाय बनाने के लिए 3-4 चीज़ें चाहिए। हमारे पास क्या-क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए, शुगर होना चाहिए और साथ-साथ मिल्क हो, वाटर हो। ये 3-4 चीज़ें रहेंगी तो हम चाय बना लेंगे आराम से। ठीक ना? तो उन चारों चीज़ों की बात करें तो वो शुरू में हमें लेने पड़ेंगे, या कम से कम 3 लेने पड़ेंगे, वाटर, टी एंड शुगर, तो लाल चाय बन जाएगा। ठीक ना? तो अगर हमने इन तीनों को ले करके, अगर इन तीनों को लिया तो हम चाय बना सकते हैं। तो ये तीनों जो हमने शुरू में लिया है, ये तीनों के तीनों रिएक्टेंट बोले जाते हैं। ठीक ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस लिए जाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस लिए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं रिएक्टेंट। और उनसे
कोई नया चीज़ जो बनता है या उनसे जो नया सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैग्नीशियम रिबन जब रिएक्ट किया है ऑक्सीजन से, कैसे, मैग्नीशियम रिबन जब रिएक्ट किया है ऑक्सीजन से तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मतलब शुरू में क्या ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं किया होता तो ये बनता नहीं बनता। मीन्स ये दोनों स्टार्टिंग में हमने लिया तो ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, तो ये दोनों हैं रिएक्टेंट, और इन दोनों के रिएक्ट होने से एक नई चीज़ बनी जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बिल्कुल स्टार्टिंग में लिया गया सब्सटेंस ही रिएक्टेंट होता है, और उन स्टार्टिंग में लिए गए सब्सटेंस से जो भी कोई नया सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो बहुत सारी बातें हम लोग किए, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो ये हम लोग क्लियर कर लिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में लेकर के। अब हम बात करेंगे कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रही है इसे हम कैसे पता लगाएंगे। एक तो बात हमको जान गए कि जब कोई नई चीज़ बनती है तो हम समझ गए कि वहाँ पे क्या होगा, केमिकल चेंज हुआ, और उस प्रोसेस को बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर हम कोई नया सब्सटेंस बना ये जान ही नहीं पाए तो और क्या क्या चीज़ें हम देख करके बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसके लिए हम लोग अभी बताएंगे 5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक इसे सब लोग नोट कर लें, अगर नोटेड है तो मिटा देते हैं। ठीक है। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई सब लोग का? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है या सिर्फ टाइम पास हो रहा है? दबा के पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक ना। बिल्कुल टाइम का अच्छे से यूज करिए क्योंकि बहुत कम टाइम मिलने वाला है हम लोग को पढ़ने के लिए। अगर क्लासेस जुलाई में स्टार्ट होती हैं तो समझिए हम लोग पास मात्र 6 मंथ मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप लोग टाइम इधर ही यूज कर लीजिए, ठीक ना। तो बिना हिचकिचाए जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर करिए, और किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट में क्वेश्चन छोड़ दे कि मुझे सर इसमें कन्फ्यूजन है चाहे इसमें कन्फ्यूजन है, तो उस पर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। तो